उस दिन के 7 बजे से लेकर आज तक और न जाने कब तक मैं बहुत गंभीर मानसिक तनाव की स्थिति, डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। मन में बस एक ही बात चलती है और एक ही बात हर वक्त मेरे कानों में गूंजती है, एक ही बात हर वक्त मेरे मस्तिष्क में घूमती है कि आखिर क्यों आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र, आखिर क्यों इतनी बड़ी साजिश मेरे साथ की गई। क्या फायदा था उन लोगों का और किसका हाथ था इसमें। हर चीज मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मैं इस चीज को न चाहते हुए भी सोचता रहता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं जान सका या न जान सका, लेकिन हर चीज एक प्लानिंग के थ्रू हो रही थी। हर चीज प्लान्ड थी, सब कुछ पहले से फिक्स था। कई अहम बिंदुओं के विश्लेषण और इष्ट मित्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब मैं इस साजिश की बुनियाद से ढूंढने में लगा तो मैंने पाया कि इस साजिश की बुनियाद तो काफी पहले से रची जा रही थी। काफी पहले से कुछ लोग मेरी तलाश में थे। उसके बाद कुछ विरोधी और भी इसमें शामिल हुए, क्योंकि जिससे कई लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक फायदा हो रहा था। ने कुछ कौड़ियों की खातिर ये किया तो किसी ने अपनी लगी बुझाने के लिए किया, तो किसी ने बदले की भावना से किया, तो किसी ने अपना मुकाम पाने के लिए किया। पर छोटी मोटी लालच और छोटे मोटे कारणों के चलते ये अकल्पनीय कार्य भी आप कर सकते हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हम जानते हैं कि तूने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है, क्योंकि तेरी उन रिश्तेदारों से भी नहीं बनती थी जिनको मैं बहुत मानता था, जिनके घर में बैठा हुआ था। तू उनके घर में डेला फेंका करता था। सारी चीजें मुझे पता लगी हैं, लेकिन काश ये चीजें पहले पता लगी होती तो शायद ये मंजर ना होता, शायद तुझे ये मौका ना मिला होता, शायद तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका होता। तूने पहले भी कई बार कोशिश की है उनको बदनाम करने की, लेकिन तू कामयाब नहीं हो पाया। पर मैं ये सब नहीं समझ सका और ना ही मुझे पता था। मेरा तो वो घर जैसा था, पर तूने अपनी लगी बुझाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बनाया और उसमें अनेक लोगों को शामिल किया। मेरे विरोधियों से मिलकर तूने षड्यंत्र की पराकाष्ठा ही तोड़ डाली। चुनावी रंजिशों की आधारशिला तले तूने मेरे भविष्य को अंधकार में बनाने की एक नाकाम कोशिश कर डाली। तूने मुझे मेरे अच्छाई का रास्ता बदलने के लिए दुष्प्रेरित किया और उकसावे की सर्वोच्चता को छूकर अपराध कारित करने के लिए उत्प्रेरित किया। परंतु यह मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे खुद को संयमित रखा और इस षड्यंत्र को मैं एक कड़वे जहर के घूंट की तरह पी गया। पर एक बात तो निश्चित है कि बेशक मैं आज की अदालत के चक्कर में पड़ने की बजाय भगवान की अदालत पर विश्वास करके बैठ गया। एक दिन तुझे उस अदालत में जवाब जरूर देना पड़ेगा और मुझे यकीन है एक न एक दिन भगवान न्याय जरूर कर। जब मैं साधारण बैठा हुआ था, तूने आते ही वीडियो स्टार्ट कर दी।
उसी वक्त मुझे लगने लगा था कि कुछ तो षड्यंत्र हो रहा है। कुछ ही वक्त के बाद मुझे महसूस हुआ कि तू क्या सौदा करना चाहता है, लेकिन सौदे के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ना ही मेरे पास उस टाइम कुछ था और ना ही मैं कुछ ऐसा समझ पाया। पर सच कहूं तो कसम से कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र भी तू कर सकता है। जिनके बस में नहीं था हमारी सज्जनता को झुकाना, जिनके कानों में चुभती थी हमारी भलाई की बातें और पारिवारिक इज्जत, वो इतना बड़ा षड्यंत्र करेंगे हमारे लिए, लोगों से मिलकर इतनी बड़ी चाल चलेंगे हमारे लिए, मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश करेंगे, मेरे परिवार पर दाग लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, आज के वक्त मुझे आपके षड्यंत्र ने आगाह कर दिया है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कितना भी गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे पूरे गांव में एक शख्स भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार किया या मेरे घर ने कभी किसी की इज्जत के साथ खेलना चाहा। मैं तो हमेशा इस चीज को पाप मानता रहा, पर हमारी सज्जनता को तूने 1 मिनट में निकाल कर रख दिया। तू अपने षड्यंत्र में कहीं ना कहीं 100% नहीं तो कुछ प्रतिशत तो कामयाब ही हो गया। कुछ लोगों के दिलों में तूने मेरे लिए विपरीत भावनाएं अवश्य ही जगा रखी हैं, पर इसके लिए हम अपना सीना चीर कर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो दिखाई नहीं गई। तूने वो क्लिप भी पूरी नहीं दिखाई, उसका भी तूने सिर्फ कुछ पार्ट ही काट कर प्रसारित किया, क्योंकि तू जानता था कि उसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, तू क्या क्या डील कर रहा है, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। किसी के भी साथ हमने कभी राजनीतिकरण नहीं किया। अगर हाँ, राजनीति में आने की सोची भी तो सच्चे मन से सोची। हमारे पिताजी ने तो इस बात की कसम तक खाई थी कि हम कभी राजनीति से धन चुराकर अपने लिए नहीं लगाएंगे, वो पैसा हम वहीं लगाएंगे। बस अगर पैसा कुछ लगेगा तो वो हमारे आने जाने में यानी पेट्रोल में भले ही खर्च हो जाए। हमने 100% खर्च करने का वादा नहीं किया था, लेकिन हाँ, खर्चा निकालने के बाद जो भी बचेगा वो जनता के लिए होगा और जनता के द्वारा ही वो आया गया होगा। जनता का धन जनता के लिए हो, यही राजतंत्र है। लेकिन तूने तो मायने ही बदल दिए एक अलग प्रकार की राजनीति करके। हमने कभी अपने निजी फायदे, निजी स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं किया। एक शख्स भी ऐसा नहीं कह सकता है कि आपने निजी फायदे के लिए हमारे साथ ही किया। न मेरे परिवार ने कभी अपने निजी फायदे के लिए कभी कुछ गलत किया किसी के साथ। इतिहास गवाह है इस बात का। आप हमारे पूर्वजों का इतिहास देख लीजिए। हमने अपने लिए कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ निश्चित रूप से चुनावी रंजिश एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हुआ।
ये सब एक सोची समझी चाल थी, मुझे फंसाने की, मुझे दुष्प्रेरित करने की, मेरी अच्छाई, मेरी भलाई का रास्ता मोड़ने की, मुझे रास्ता बदलने के लिए मजबूर करने की। पर मैं रास्ता नहीं बदलने वाला, और ना ही मैंने अपना रास्ता बदला है। और दोस्त, ना ही मैं भविष्य में अपना रास्ता बदलूंगा, क्योंकि मेरे इस रास्ते के पीछे वर्षों की तपस्या है। आपके उकसावे में आकर मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा इस तपस्या को। अपराध के रास्ते को कभी नहीं अपनाऊंगा। बेशक अपराध के रास्ते को अपनाने में 2 मिनट लगते हैं, पासा पलटने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन वो विकृत मानसिकता वाले असभ्य लोगों का उदाहरण है। हमने तो अपना जीवन खपाया है इस मुकाम तक पहुंचने में। अपनी तमाम एकेडमिक्स की पढ़ाई के बाद जब मैंने कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया, परंतु कभी छोटी सोच नहीं रखी। बहुत ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता था मैं, और आज भी चाहता हूं। शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल बात होती होगी छोटी मोटी परीक्षाएं निकालना भी। मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास की। बेशक मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, परंतु हमारे कई भाई होते होंगे जो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते होंगे। कुछ परिस्थितियां रहीं जिनके चलते मैंने उसको क्विट किया। फिर मैंने टीचिंग में आने का सोचा। टेट सीटेट क्वालिफाई करना भी आसान नहीं है, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं बल्कि 136 नंबर आउट ऑफ 150 लाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये टॉपर की श्रेणी में जोड़ता जरूर है। ऑल इंडिया में कुछ लोग ही इतने नंबर लाते होंगे। इतना स्कोर लाने के बाद मैं अपना रास्ता बदल लूं, या मैं अपनी मंजिल में पहुंचते पहुंचते रुक जाऊं, महोदय, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने रास्ते पर चलता रहूंगा। हाँ, यह बात जरूर है कि जब भी मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला होता हूं तो आप जैसे कुछ शरारती असामाजिक तत्व मेरे आगे अवरोध अवश्य पैदा करते हैं। वो अवरोध खड़ा करके मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं, क्षण मात्र के लिए मुझे पीछे ढकेल देते हैं, पर मैं वहां नहीं रुकता हूं। मेरी रफ्तार कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है, मेरा हौसला कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आम आदमी जो याद रखना, आप चुनावी रंजिशों का बदला लेकर या हमें बदनाम करके या हमारे खिलाफ स्वांग रचकर या हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमारी सहज जिंदगी में दखलंदाजी करके आप हमें सिर्फ डिस्टर्ब ही कर सकते हैं। हमारे मनोबल को आप तोड़ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर जज्बा है समाज के लिए कुछ करने का, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। आप इसको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने के बावजूद भी, बल्कि आप मुझे आगाह करते रहेंगे कि हाँ, हम कितना भी गिर सकते हैं। हम आपकी जिंदगी में दखलंदाजी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
बस आप मुझे इसके लिए आगाह करते रहेंगे। पर मैंने इस सब में राजनीति का इतना घिनौना चेहरा देखा है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तो जो भी था, जैसा भी आपने किया, सहन कर गया, समझ गया, सेटल कर गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि समाज का एक दबा कुचला वर्ग है, उसके साथ क्या होता होगा जब उस पर इस प्रकार का कोई मिथ्या दोषारोपण किया जाता होगा। तब उसकी सामाजिक मनोदशा क्या होती होगी, उसकी आर्थिक मनोदशा क्या होती होगी, खुद सोच कर देखिए आप। रही बात मेरे साथ की, महोदय, कानून के अनुसार तो हम भी आपसे लड़ते और अच्छा खासा लड़ते। और जैसा आपने सुना कई लोगों से, हमारे करीबियों से आपने गुहार भी लगाई जाकर, कई लोगों से आपने कहा कि जाइए, घर पर जाइए उनके। ठीक है, आपको इतना ही डर था तो आपने पहले ही ये फतवा क्यों जारी करवाया? आपको जब अपने चैला फड़वाने से इतना डर पहले लग रहा था तो आप इस षड्यंत्र में शामिल क्यों हुए? आपने पहले नहीं सोचा था। खैर, हमने आपको माफ किया, लेकिन आप भगवान की अदालत में माफ नहीं होंगे। वो जरूर आपसे एक न एक दिन पूछेगा कि आखिर क्यों आपने ऐसा किया था, क्यों आपने किसी की जिंदगी से खिलवाड़ की। किसी एक की नहीं, आपने 2 परिवारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की, जबकि दूसरा और पहला दोनों परिवार 100% निर्दोष थे। दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था जैसा आपने लोगों को दिखाने की कोशिश की और इस षड्यंत्र को डिजिटल बनाने की कोशिश की। कई लोगों से तो यह भी आपने कि हम आपके काफी पहले से इंतजार में थे, आप तलाश में थे हमारी, क्योंकि आपको काफी लोगों से सपोर्ट मिल रहा था। सही है, आपकी जलन का नतीजा यह हुआ कि आपने अपना मुकाम पा ही लिया ना। आपको हमारे आने जाने से चिढ़ होती थी। बहुत अच्छा कहा आपने लोगों से, और इस जलन की वजह से आपने इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया और हमारे विरोधियों को भी मिला लिया। इतना बड़ा ताना बाना बुन डाला आपने मेरे खिलाफ, और मेरे खिलाफ ताना बाना बुनते बुनते आप कहां तक पहुंच गए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सका। और सबसे बड़ी बात, आपने लास्ट में जब प्रशासन के द्वारा और कई लोगों के द्वारा आपसे पूछा गया कि आखिर क्यों आपने किया ये, क्यों आपने डिजिटल माध्यम अपनाया, What right you have to do that? तो आपने कह भी दिया कि पत्रकार के कहने पर किया। उन्होंने ही कहा था हमसे कि वायरल करो। बहुत सही, आपने भी महोदय राजनीतिकरण किया ना। सही है, हम आपकी राजनीति की भी दाग देते हैं। किसी को मोहरा बनाना, किसी को प्यादा बनाना और किसी पे कंधे पे रख के बंदूक चलाना और किसी को जीत दिलाना। वाह, क्या राजनीतिक सोच है आपकी। आप हमारे साथ रहे लेकिन हम आपको कभी समझ नहीं पाए। राजनीति में यह सब तो सुना था, लेकिन आपकी चाल इतनी मजबूत है यह कभी नहीं सोचा था। नेता सामने से वार नहीं करते, सामने से लड़ाई नहीं लड़ते, ये सब बातें तो आम थी,
लेकिन इतनी गंदी हरकत भी कर सकते हैं, आपसे यह उम्मीद कभी नहीं थी मेरे दोस्त, क्योंकि आप तो मेरे साथ पढ़े हुए थे और शायद उस वक्त आप गांव में किसी को भी नहीं जानते थे, एक सिंगल व्यक्ति को भी नहीं जानते थे जिस वक्त हमारी दोस्ती थी, हमारा आना जाना था आपके घर में, आपका मेरे घर में। पारिवारिक मित्रता होने के बावजूद ऐसा षड्यंत्र में शामिल होना या षड्यंत्र करना या षड्यंत्र को बढ़ावा देना या उकसावे की भावना रखना समान रूप से दोषी होते हैं ना। ठीक है, आपने जो किया वो भी अच्छा ही होगा। खैर, मैं तो आपको अपना दोस्त मानता था। इलेक्शन लड़ लेने से हम दुश्मन नहीं हो गए थे मेरे दोस्त, क्योंकि वो तो हम सभी का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रंजिशें चुनाव की इतनी बड़ी होती हैं, जो जीवन भर चलती हैं, जो किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए भी काफी होती है। खैर, वह क्या सोच पाई है आपने, राजनीतिक सोच मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड। आपने तो बिना शमशीर उठाए ही शत्रु का सर धड़ से अलग कर डाला, क्योंकि आपने मुझे शत्रु मान ही लिया होगा ना। पर ये एक बहुत गंदी राजनीति है। और अगर हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यही राजनीति है कि किसी को मारना, किसी को पुचकारना, तो मैं नफरत करता हूं ऐसी राजनीति से। नफरत है मुझे ऐसी राजनीति से जो किसी अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए की जाए, जो सच्चे लोगों के साथ राजनीतिकरण किया जाए। मुझे नफरत है ऐसी राजनीति से। खैर, जो भी है, आशा है हमारे कुछ अपने अवश्य होंगे और आज भी होंगे और चुनाव में भी थे, जो हमारे चरित्र को, हमारी सच्चाई को, हमारे पारिवारिक व्यवहार को अच्छे से जानते होंगे और वो समझ भी रहे होंगे। उनको समझ भी आ रहा होगा कि क्या है, क्या चल रहा है और क्या हुआ है। कहीं ना कहीं वो सच्चाई के करीब भी होंगे। बस मैं उन्हीं के लिए यह सब वीडियो बना रहा हूं और उनको सच्चाई से, इस षड्यंत्र से रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि लोग तो सिर्फ जो मेरे खिलाफ थे, जो मुझसे जलते थे, उनको तो सिर्फ एक मौके की तलाश थी कि कुछ तो मिले इनके खिलाफ, कुछ तो ऐसा हो जिसमें हम चिंगारी को आग में बदल सकें, कुछ तो मिले। सही है, उनको डेटा मिला, हमारी सादगी से खिलवाड़ करने का। अच्छा है, बेचते रहो जहां भेजना चाहो, दिखाते रहो, हर दुकान पे LCD लगवा दो। पर दोस्त, सच्चाई तो कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे होंगे कि क्या होगी, क्या रही होगी। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वालों, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी जो दिखाया गया, जो समझाया गया लोगों को, वो एक कट पार्ट था। सच्चाई कुछ और है। पूरी सच्चाई आप तक नहीं पहुंचाई गई।